नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 20। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला है द मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड क्या कहा जाता है। वन वर्ड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड का जो मर्डर करता है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर होमिसाइड है, यानी कि ह्यूमन के मर्डर को बोलते हैं। ठीक है, होमिसाइड। और ब्रदर के मर्डर को क्या बोलते हैं, ब्रदर के मर्डर को बोलते हैं फ्रेटिसाइड। ठीक है, ब्रदर के मर्डर को क्या बोलते हैं, ब्रदर क्या बोलते हैं, फ्रेटिसाइड बोलते हैं। और पैटिसाइड बोलते हैं दोस्तों फादर के मर्डर को। ठीक है, जो फादर का मर्डर करता है उसको क्या बोलते हैं, फादर, उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है बोल्ड का। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ बोल्ड। बोल्ड का विलोम शब्द क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा बोल्ड का। तो बोल्ड आप जानते हैं दोस्तों, बोल्ड का मतलब क्या होता है। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। ठीक है, निडर जिसको हम बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, फियरलेस, मीक, रेकलेस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल्ड का एंटोनिम्स होता है दोस्तों, क्या होता है, मीक होता है, मीक। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीक यानी कि कमजोर, टिमिड कह सकते हैं, साई कह सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ सिरिन। ठीक है, सिरिन का आपको जो है सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर देखिए। ऑप्शन देखिए, काम, नॉइजी, लाउड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। सिरिन का मतलब होता है, सिरिन का अर्थ होता है दोस्तों शांत। ठीक है, सौम्य जिसको हम बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काम। ठीक है, यानी कि शांत। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सिरिन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, विच टर्म मीन्स मिसिंग द मार्क और एरर ऑफ जजमेंट। ऑप्शन देखिए, क्लाइमेक्स, हमार्सिया, असाइड या फिर कैथारसिस। विच टर्म मीन्स मिसिंग द मार्क, एरर ऑफ जजमेंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा हमार्सिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमार्सिया दोस्तों, हमार्सिया क्या है, हमार्सिया इज अ लिटरेरी टर्म कॉइंड बाय अरिस्टोटल इन पोइटिक्स। आप जानते हैं अरिस्टोटल ने कॉइंड किया था। ठीक है, एंड रेफर्स टू फैटल फ्लो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, FATAL, फैटल फ्लो, फैटल फ्लो या फिर एरर इन जजमेंट, या फिर कह सकते हैं मिस्टेक मेड बाय अ प्रोटैगोनिस्ट। ठीक है, दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल। ठीक है, यानी कि जो आपका हमार्सिया होता है दोस्तों, हमार्सिया में एक जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो क्या कर लेता है, उससे एक भूल होती है। ठीक है, यानी कि घातक भूल, या कह सकते हैं निर्णय में त्रुटि, जिसके कारण उसका क्या होता है, पतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। 5 है, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हाट इज द इसेंशियल टू पोइट्री। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, नॉट इसेंशियल टू पोइट्री, पोइट्री के लिए क्या आवश्यक नहीं है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन देखिए, मीटर, इमेजिनेशन, टैलेंट या फिर राइम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हाट इज नॉट इसेंशियल टू पोइट्री, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने
इमेजिनेशन की बात की है, ठीक है, टैलेंट की बात की है, राइम की बात की है, लेकिन मीटर, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मीटर जो है इसकी जो है नॉट इसेंशियल जो है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम कॉमनली फाउंड इन किड्स पोइट्री। यहाँ पर आपको बताना है किड्स की पोइट्री में आपको यहाँ पर क्या जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए नॉट की बात हो रही है, ठीक है। देखिए किड्स ने लव की बात की है, नेचर की बात की है, ठीक है, ब्यूटी की बात की है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं होगा आपका, ठीक है। किड्स की पोइट्री में जो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म देखने को नहीं मिलता है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म का मतलब होता है राजनीतिक जो सक्रियतावाद होता है, ये आपका दोस्तों नहीं मिलता है किड्स की पोइट्री में। बाकी ब्यूटी, नेचर और लव की बात जो है किड्स करता है, ठीक है। बात करें किड्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स की दोस्तों, ठीक है। किड्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स याद रखेंगे किड्स के, जैसे आपका ओड टू अ नाइट एंगल इनका वर्क है, ठीक है। ओड टू अ नाइट एंगल, ओड टू अ नाइट एंगल, ओड टू अ नाइट एंगल। साथ ही साथ याद रखेंगे ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ठीक है। ओड ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ठीक है, ग्रीसियन अर्न। साथ ही साथ याद रखेंगे इनका एंडीमेन, इनका दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, एंडीमेन। एंडीमेन, ठीक है। ये कब आया था इनका, ये आया था 1818 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों लामिया इनका वर्क है, ठीक है। ला बिला डेम सन्स मर्सी इनका वर्क है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जॉन कीट्स के। अपने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। 7 है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कीट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी पोएम जो है कीट्स की नहीं है, नॉट ए पोएम बाय कीट्स। ऑप्शन देखिए एंडीमेन, ओ सॉलिट्यूड, ओ टू ए नाइट एंगल, ओ टू स्काइलर। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कीट्स। इनमें से जो है एक पोएम जो है कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये कौन सी आपको बताना है। देखिए एंडीमेन की बात अभी ऊपर की थी हमने, ये कीट्स की पोएम है, ठीक है। ओ सॉलिट्यूड भी कीट्स की है, ठीक है। और आपका ओ टू ओ टू अ नाइट एंगल अभी ऊपर बताया मैंने, ठीक है, ये भी कीट्स की है। और यहाँ पर ओ टू स्काइलार्क जो है ये कीट्स का वर्क नहीं है, ठीक है। ओ टू स्काइलार्क किसका वर्क है दोस्तों, ये है आपका पीवी सेले का, ठीक है। किसका वर्क है ये, पीवी सेले, ठीक है। पीवी सेले का वर्क है ओ टू स्काइलार्क। ये कब आया था इनका, ये आया था आपका 1820 में, ठीक है, 1820 में आया था, ठीक है। ओ टू स्काइलार्क, ठीक है, याद रखेंगे किसका वर्क है, पीवी सेले का वर्क है। बाकी तीनों जो हैं ये किसके वर्क है, तीनों कीट्स के वर्क हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ब्रेक 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 जो है ये पोयम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। ब्रेक 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 इज अ पोयम रिटन बाय, ऑप्शन देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन, डब्ल्यू बी ईट्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें। ब्रेक 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 इज अ पोएम रिटन बाय टेनिसन, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेनिसन की पोएम है ब्रेक 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 दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ टेनिसन की इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे आपका इन मेमोरियम है इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक, सब आपने पढ़ा है। इन मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरियम है। साथ ही साथ बात करें इनका वर्क, इनके वर्क्स की, यूलिसिस इनका वर्क है, यूलिसिस, ठीक है, यूलिसिस। साथ ही साथ इनका वर्क है द लेडी ऑफ सैल्यूट,
ठीक है। द लेडी ऑफ सैल्यूट भी इन्हीं का है, ठीक है। द लेडी ऑफ सैल्यूट, SHALOTT, ठीक है। द लेडी ऑफ सैल्यूट हो गया, ठीक है। क्रॉसिंग द बार इनका वर्क है, क्रॉसिंग द बार, ठीक है। क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉसिंग द बार, ठीक है। क्रॉसिंग द बार, ठीक है। क्रॉसिंग द बार इन्हीं का वर्क है। तो ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं टेनिसन के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज। आपको बताना है रग्बी चैपल दोस्तों ये वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का, तो ये किसकी याद में उन्होंने लिखा था ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मदर, फादर, सिस्टर या फिर ब्रदर। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है रग्बी चैपल जो दोस्तों पोएम है ये किसकी याद में लिखा है, इसको अपने फादर की याद में लिखा है, ठीक है। कब लिखा दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ये लिखा गया था आपका 1800, कब लिखा गया था 1867 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बात करें दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड के, ये आपको याद रखना है। पहले याद रखना है मैथ्यू अर्नोल्ड का डोवर बीच आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट इनका वर्क है डोवर बीच, ठीक है। डोवर बीच, ठीक है। डोवर बीच हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका रग्बी चैपल हो गया। साथ ही साथ द स्कॉलर जिप्सी इनका वर्क है, ठीक है। द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। स्कॉलर जिप्सी किसका वर्क है, द स्कॉलर जिप्सी, ये भी आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का है। साथ ही साथ रग्बी चैपल हो गया, डोवर बीच हो गया। लिटरेचर एंड डोगमा इनका वर्क है, ठीक है। लिटरेचर एंड डोगमा, ठीक है। लिटरेचर एंड डोगमा, ठीक है। ये भी इन्हीं का वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा। एंड सोहराब एंड रुस्तम इनका वर्क है, सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम इनका वर्क है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के, ठीक है। जैसे आपका डोवर बीच मैंने बताया, ये कब आया था डोवर बीच, डोवर बीच इनका आया था आपका 1867 में, ठीक है। साथ ही साथ रग्बी चैपल भी आपका 1867 में आया था, ठीक है। और साथ ही साथ स्कॉलर जिप्सी है इनका, स्कॉलर जिप्सी ये आया था इनका 1953 में, ठीक है। 1953 में आया था इनका स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। लिटरेचर एंड डोगमा एंड सोहराब एंड रुस्तम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए 10 का आंसर करेंगे क्वेश्चन। देखिए द फेमस लाइन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लेश बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय। आपको बताना है द फेमस लाइन क्या है। देखिए वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लेश बाय नाइट, ये लाइंस दोस्तों कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। यहाँ पर आपको राइटर दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर। द फेमस लाइन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम ए पोएम बाय, क्या हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। और ये लाइंस जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम किस में से हैं बताइए, किसमें किसकी लाइनें हैं। ये लाइनें हैं डोवर बीच की, ठीक है। किसकी लाइनें हैं, डोवर बीच की लाइनें हैं, ठीक है। डोवर बीच ये कब आया था, डोवर बीच मैंने ऊपर बताया था, डोवर बीच आया था इनका 1867 में, ठीक है। याद रखेंगे डोवर बीच की लाइनें हैं वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, यानी कि जहां अज्ञानी सेनाएं रात में आपस में भिड़ती हैं,
तो ये किससे है, आपका डॉबर बीच से है, याद रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये डॉबर बीच जो है आपको पूछा जा सकता है, मैथ्यू आर्नोल्ट की जो पोएम है डॉबर बीच, ये दोस्तों कहाँ पब्लिश्ड हुई थी, कौन सी पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई थी, तो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ये न्यू पोएम्स में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, किस में पब्लिश्ड हुई थी, न्यू पोएम्स में। न्यू पोएम्स ये पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों, इसमें ये पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए 11 है, इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपको बताना है टी.एस. इलियट ने जो है कब नोबेल पुरस्कार रिसीव किया था, कब इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर लिटरेचर के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1948, 1954, 1958 या फिर 1945, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, टी.एस. इलियट को दोस्तों नोबेल प्राइज कब मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का 1948 में मिला था। आप सभी जानते हैं ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये नोबेल प्राइज से भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो आपने जितने भी राइटर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है इनको अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, तो टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज का मिला था 1948 में मिला था। टी.एस. इलियट की बात हो रही है तो आप जानते हैं दोस्तों टी.एस. इलियट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इनकी बॉर्न की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1888 में। ठीक है, 1888 में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करें इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो जिसमें आता है आपका द वेस्ट लैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका द वेस्ट लैंड। ठीक है, द वेस्ट लैंड। ठीक है, द वेस्ट लैंड। और साथ ही साथ याद रखेंगे इनका वर्क है दोस्तों द कॉकटेल पार्टी है। ठीक है, द कॉकटेल पार्टी, किसका वर्क है द कॉकटेल पार्टी, तो दोस्तों ये वर्क है किसका है, टी.एस. इलियट का। ठीक है, साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करें तो इनका जो वर्क है वो है आपका द मर्डर इन द कैथेड्रल, इनका वर्क है मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, मर्डर मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, कैथेड्रल। ठीक, तो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि टी.एस. इलियट के मैंने वर्क्स बता दिए सारे। ठीक है, और इनका जो है आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट वर्क्स और है इनका जो आपको याद रखना है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इनका एक वर्क है। ठीक है, क्या है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। ठीक, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये भी इनका वर्क है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं टी.एस. इलियट के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, 12 का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय टी.एस. इलियट इज ए वर्स ड्रामा। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्क है टी.एस. इलियट का जो क्या है, एक वर्स ड्रामा है। देखिए ऑप्शन, द वेस्टलैंड हो गया, द होलो मैन, फोर क्वार्टेट्स हो गया, या फिर मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया। क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय टी.एस. इलियट इज अ वर्स ड्रामा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या है, टी.एस. इलियट का जो है एक वर्स ड्रामा है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स पोएम दैट इंक्लूडेड द लाइन द टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। दोस्तों आपको बताना है डब्ल्यू.बी. ईट्स की किस पोएम में दोस्तों आपको देखने को मिलती हैं लाइनें, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। ऑप्शन देखिए, ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, या फिर सेलिंग टू बैजेंटियम, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बताइए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ठीक है, यानी कि एक भयानक सुंदरता का जन्म होता है। तो ये दोस्तों ये लाइन जो है डब्ल्यू बी ईट्स की किस में है बताइए? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर में है या फिर द सेकंड कमिंग में है या फिर सेलिंग टू बैजेंटियम में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ईस्टर 1916, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईस्टर 1916 की लाइनें हैं अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ डब्ल्यू बी ईट्स की बात हो रही है, तो डब्ल्यू बी ईट्स के दोस्तों आपको याद रखने हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं डब्ल्यू बी ईट्स के आपको दोस्तों, जैसे आपका ईस्टर हो गया, ठीक है, ईस्टर इनका ईस्टर 1916, ठीक है, सारे साथ ए अ विजन इनका एक वर्क है, अ विजन, ठीक है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। अ विजन जो है ये इनका कब आया था, ये भी आपको याद रखना है। अ विजन आया था 1925 में, ठीक है, 1925 में आया था, ठीक है, अ विजन, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों डब्ल्यू बी ईट्स के वर्क्स की बात हो रही है, ठीक है, द टावर इनका वर्क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, द टावर, ठीक है, द टावर जो है इनका कब आया था? द टावर आया था 1928 में, 1928 में आया था द टावर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सेलिंग टू बैजेंटियम है, ठीक है, सेलिंग टू बैजेंटियम है, सेलिंग टू बैजेंटियम याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अमंग स्कूल चिल्ड्रन इनका वर्क है, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इन द सेवन वुड्स इनका वर्क है, इन द सेवन वुड्स, ठीक है, द सेकंड कमिंग हो गया, ईस्टर हो गया, अ विजन हो गया, सेलिंग टू बैजेंटियम हो गया, ठीक है, द वांडरिंग ऑफ ओसिन इनका वर्क है, ठीक है। तो सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं डब्ल्यू बी ईट्स के, नोट करना आप, ठीक है। डब्ल्यू बी ईट्स द इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, द वांडरिंग्स ऑफ ओसिन, ठीक है, इन द सेवन वुड्स, ठीक है, द सेकंड कमिंग हो गया, ईस्टर हो गया, अ विजन हो गया, द टावर हो गया, अमंग स्कूल चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, साथ ही साथ सेलिंग टू बैजेंटियम हो गया, ठीक है, टावर हो गया, अ विजन हो गया, ठीक है, सब आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से डब्ल्यू पी ईट्स से दोस्तों पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करना है विच वन इज अ फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स विच ही विच ही रूट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। आपको बताना है यहाँ पर डब्ल्यू बी ईट्स का कौन सा ऐसा फिलोसॉफिकल वर्क है जिसमें उनकी वाइफ ने दोस्तों उनकी हेल्प की थी। ऑप्शन देखिए, द सेवन वुड्स, अ विजन, या फिर द वॉन्डरिंग ऑफ ओशन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? विच वन इज अ फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स विच ही रोट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो राइट आंसर हो जाएगा अ विजन, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अ विजन दोस्तों कब आया, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। अ विजन जो है ये आया था इनका 1925 में, ठीक है, 1925 में आया था, ठीक है, अ विजन, ठीक है। ये एक फिलोसॉफिकल वर्क है दोस्तों डब्ल्यू बी ईट्स का, जिसको दोस्तों उनने लिखा था अपनी वाइफ की हेल्प से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बताना है दोस्तों आपको विच ब्रिटिश पोएट इंस्पायर्ड फ्रॉस्ट द रूट नॉट टेकन। आपको बताना है कौन से ऐसे ब्रिटिश पोएट हुए हैं जो फ्रॉस्ट की दोस्तों फ्रॉस्ट के वर्क द रूट नॉट टेकन से प्रभावित थे। कौन थे दोस्तों, इंस्पायर्ड थे? ऑप्शन देखिए, एजरा पाउंड, टी एस इलियट, एडवर्ड थॉमस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? विच ब्रिटिश पोएट इंस्पायर्ड फ्रॉस्ट द रूट नॉट टेकन। फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है दोस्तों द रूट नॉट टेकन। इससे कौन जो है इंस्पायर्ड था ब्रिटिश पोएट? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का एडवर्ड थॉमस, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडवर्ड थॉमस जो है दोस्तों ये इंस्पायर्ड थे द रूट नॉट टेकन से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, व्हाट अवार्ड डिड फ्रॉस्ट रिसीव्ड इन 1960। ठीक है, कौन सा प्राइज मिला था, ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1960 में, ठीक है। प्राइज देखिए, नोबेल प्राइज, नेशनल बुक अवार्ड, या फिर कांग्रेसनल गोल्ड मेडल।
क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। व्हाट अवार्ड डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव्ड इन 1960? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप जानते हैं दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला था 1960 में, 1960 में इनको मिला था कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक है। यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला था इनको 1960 में, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पोएट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों इनके पोइट्री कलेक्शंस हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे आपका माउंटेन इंटरवल इनका पोइट्री कलेक्शन है जिसमें इनका द रूट नॉट टेकन पब्लिश हुआ था, ठीक है। जैसे आपका नॉर्थ ऑफ बोस्टन है, ठीक है, 1914 में दोस्तों इसमें इनकी पोएम पब्लिश हुई थी, कौन सी हुई थी, मेंडिंग वॉल पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार इनका एक और है इनका पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर, इनके लिए इनको जो है आपने देखा होगा कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इनके वर्क्स में नोट क्या क्या करना है, देखिए पहला याद रखना है द रूट नॉट टेकन, ठीक है, द रूट नॉट टेकन, ठीक है, द रूट नॉट टेकन, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे मेंडिंग वॉल, ठीक है, मेंडिंग वॉल इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिजेज इनकी पोएम है, ठीक है, ब्रिजेज ये पहले पूछा गया, पहले ब्रिजेज जो है, ठीक है, ब्रिजेज हो गया। साथ ही साथ इनका वर्क है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इनका वर्क है, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स आपको याद रखने, ठीक है। यहाँ से इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है वो भी याद रखें, जैसे आपका द रूट नॉट टेकन है, ये इनकी जो इनका जो वर्क है ये किसमें पब्लिश हुआ था, इनकी पोइट्री कलेक्शन में माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुआ था, ठीक है, माउंटेन इंटरवल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये भी याद रखना है, ठीक है, 1916 में, 1916 में, ठीक है, 1916 में जो है माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी दोस्तों द रूट नॉट टेकन। उसी प्रकार मेंडिंग वॉल है, मेंडिंग वॉल इनका जो है ये पब्लिश हुआ था कौन सी पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, ये हुआ था नॉर्थ ऑफ बोस्टन में, ठीक है, इसमें हुआ था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है। तो ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुआ था मेंडिंग वॉल, ठीक है। कब हुआ था 1914 में, 1914 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार ब्रिजेज है, ब्रिजेज भी आपका माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग जो है ये आपका जो है न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुआ था 1923 में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग दैट दिस इज अ वर्क बाय, आपको बताना है ये किसका वर्क है, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। ऑप्शन देखिए निजी म्यूजिकल, ए रामानुजन, या फिर राजा राव, या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ये किसका वर्क है, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो ये वर्क है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए के रामानुजन का, ठीक है। तो याद रखेंगे ए के रामानुजन का वर्क है इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ए के रामानुजन दोस्तों आप जानती हैं ए के रामानुजन के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। ए के रामानुजन के कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। जैसे आपका इनके जो पोइट्री कलेक्शन है वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। जैसे आपका द स्ट्राइडर्स हो गया, रिलेशंस हो गया, ठीक है, द स्ट्राइडर्स, द स्ट्राइडर्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है रिलेशंस हो गया, ठीक है, रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है सेकंड साइट हो गया, ठीक है, सेकंड साइट, सेकंड साइट,
साथ ही साथ याद रखना है आपका स्पीकिंग ऑफ शिवा, ठीक है, स्पीकिंग ऑफ शिवा भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है, ए.के. रामानुजन का। स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग ऑफ शिवा, ठीक है, स्पीकिंग ऑफ शिवा हो गया, ठीक है। द ब्लैक हैन इनका वर्क है, द ब्लैक हैन, ठीक है, द ब्लैक हैन किसका वर्क है? ए.के. रामानुजन का। तो ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं ए.के. रामानुजन से, ठीक है। इंडो अमेरिकन पोएट्स है दोस्तों, ठीक है, ए.के. रामानुजन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 का आंसर करेंगे। 18 में क्या है देखिए, 18 है हु सेड इंडिया डज नॉट हैव वन पास्ट बट मनी पास्ट, ठीक है, यहाँ पर पास्ट करें, ठीक है, PAST, ठीक है। तो किसने कहा है? ए.के. नारायण, ठीक है, सॉरी R.के. नारायण, राजा राव, ए.के. रामानुजन या फिर ओ हेनरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इंडिया डज नॉट हैव वन पास्ट बट मनी पास्ट, ठीक है, ये किसने कहा है आपको बताना है, ठीक है, किसने कहा है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हु सेड इंडिया डज नॉट हैव वन पास्ट बट मनी पास्ट, ठीक है। तो ये कहा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए.के. रामानुजन, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर 18 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का आंसर करिए। व्हेन अमिताभ घोष वाज बोर्न, ठीक है, आपको बताना है अमिताभ घोष का जन्म कब हुआ था, ठीक है, बोर्न। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। व्हेन अमिताभ घोष वाज बोर्न, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 1956, ठीक है। 1956 में इनका जन्म हुआ था, 13 जुलाई 1956 को अमिताभ घोष का, ठीक है। अमिताभ घोष की आपको वर्क्स याद रखने हैं, कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे आपका कौन कौन से हैं, द सर्कल ऑफ रीजन है इनका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष की वर्क्स की बात हो रही है, तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका द सर्कल ऑफ रीजन इनका वर्क है, ठीक है, द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ द शैडो लाइन्स है, ठीक है, द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स, ठीक है, द शैडो लाइन्स हो गया, ठीक है। शैडो लाइन्स के साथ साथ इनका वर्क है दोस्तों द हंग्री टाइड इनका वर्क है, ठीक है, द हंग्री टाइड, ठीक है, द हंग्री टाइड, ठीक है, द हंग्री टाइड इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है, स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक इनका वर्क है, ठीक है। द कलकत्ता क्रोमोसोम्स इनका वर्क है, द कलकत्ता क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे वर्क्स जो है अमिताभ घोष के याद रखने। द सर्कल ऑफ रीजन जो है इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, सर्कल ऑफ रीजन, ये कब आया था इनका? 1986 में आया था, 1986 में इनका वर्क आया था दोस्तों। क्या आया था 1986 में? द सर्कल ऑफ रीजन, ठीक है। उसी प्रकार आपको याद रखना है, जैसे आपका था शैडो लाइन्स है, शैडो लाइन्स इनका आया था 1988 में, ठीक है, 1988 में आया था द शैडो लाइन्स, ठीक है, याद रखेंगे। द हंग्री टाइड की बात करें तो हंग्री टाइड इनका 2004 में आया था, हंग्री टाइड, ठीक है, कब आया था? 2004, ठीक है, 2004 में आया था हंग्री टाइड, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर रिवर ऑफ स्मोक जो है ये आया था इनका 2011 में, ठीक है। ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क्स अमिताभ घोष के याद रखने हैं। द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस भी इनका एक वर्क है, ठीक है, 2000 में आया था द ग्लास पैलेस। और द हंग्री टाइड हो गया 2004 में आया था। रिवर ऑफ स्मोक जो है ये आया था 2011 में, ठीक है। ये सारे वर्क्स और इनका जो है दोस्तों कभी आए थे ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको। क्वेश्चन है दोस्तों, महेश दत्तानी वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1998 फॉर हिज वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। आपको बताना है महेश दत्तानी को दोस्तों इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो मिला था वो मिला था 1998 में। किसके लिए मिला था, किस वर्क के लिए मिला था, ये बताना है आपको।
ऑप्शन देखिए तारा, फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? महेश दत्तानी को दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1998 में। किस वर्क के लिए मिला था? फाइनल सॉल्यूशंस के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, याद रखेंगे महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है फाइनल सॉल्यूशंस के लिए दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था अगर पूछा जाता है तो 1998। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स आप जानती हैं, तारा है इनका इंपॉर्टेंट वर्क। ये कब आया था तारा इनका? ये आया था 1990 में। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशंस है, ये आया था आपका इनका वर्क जो आया था 1993 में आया था। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, डांस लाइक अ मैन जो है ये आया था इनका 1989 में। ठीक है, 1989 में क्या आया था? डांस लाइक अ मैन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों, एक क्या वर्क है? द बिग फैट सिटी। ठीक है, क्या है? द बिग बिग फैट द बिग फैट सिटी। ठीक है, किसका वर्क है? ये भी दोस्तों महेश दत्तानी का वर्क है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 2012 में आया था। ठीक है, 2012 में आया था द बिग फैट सिटी। ठीक है, साथ ही साथ वेयर दियर्स अ विल इनका वर्क है। तो सारे दोस्तों आप ये वर्क्स हैं महेश दत्तानी के, आपको सारे इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स याद रखने हैं। जैसे आपका तारा हो गया, फाइनल सॉल्यूशंस, द बिग फैट सिटी, डांस लाइक अ मैन। ठीक है, वेयर दियर अ विल, ये भी इनका वर्क है। तो सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, महेश दत्तानी से। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।